आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियां। कब्रस, कनाडा और क्रोएशिया के कामयाब दौरों के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वतन वापसी। वज़ीर आज़म के तारीखी दौरे ने भारत की आलमी सफारतकारी को दी एक नई समत। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहली बार 54 भारतीय इदारों को रैंकिंग में मिली जगह। आईआईटी दिल्ली सर-ए-फहरिस्त 125 इदारों में शामिल। वज़ीर आज़म ने कहा, तहकीक और इख्तिराई माहौलियाती निज़ाम को आगे बढ़ाने के लिए हैं पुरअज़्म। मानसून की बारिश बनी कहीं राहत कहीं आफत। झारखंड के रांची, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा समेत झारखंड के कई अजला में स्कूल बंद। गुजरात में मूसलाधार बारिश की वार्निंग के साथ 11 डैम हाई अलर्ट पर। बैनुल-अक़वामी योग डे में सिर्फ 2 दिन बाकी। पूरी दुनिया में छाया योग का खुमार। जोश खरोश के साथ हो रही है योग की मश्क। और इसराइल ईरान जंग 7वें रोज भी जारी। ईरान ने इसराइली अस्पताल पर दागा मिसाइल। इसराइल ने ईरानी जौहरी तंसीबात पर किया हमला। तल अवीव में अमरीकी सिफारत खाने के अहलकारों को महफूज रहने के लिए किया गया अलर्ट। खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 3 ममालिक के कामयाब दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म का ये दौरा कई लिहाज से तारीखी था। दौरे के पहले मरहले में वज़ीर आज़म ने कब्रस का दौरा किया, जो गुज़श्ता 2 दहाइयों में किसी भारतीय वज़ीर आज़म का पहला दौरा था। दौरे के दूसरे मरहले में वज़ीर आज़म का कनाडा का दौरा इंतहाई शानदार और कामयाब रहा। इस दौरान G7 सरबराही इजलास में तवानाई के तहफ़्फ़ुज़, टेक्नोलॉजी और इख्तिरा जैसे आलमी तनाजुर में अहम मसाइल पर बामाना बातचीत हुई। दौरे के आखिरी मरहले में वज़ीर आज़म ने यूरोपीय मुल्क क्रोएशिया का दौरा किया। ये दौरा दोनों ममालिक के बाहिमी ताल्लुकात में संगे मील साबित होगा। भारतीय इदारों ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में अब तक की बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और पहली बार 54 भारतीय इदारों को रैंकिंग में जगह दी गई है। गुज़श्ता साल 46 भारतीय इदारे इस रैंकिंग में शामिल थे। 2014 के मुकाबले QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शामिल भारतीय इदारों की तादाद में 390% इजाफा हुआ है। 2014 में इस रैंकिंग में सिर्फ 11 भारतीय इदारे शामिल थे। इस तरह भारत का तालीमी निज़ाम G20 ममालिक में सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाला तालीमी निज़ाम बन गया है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में अमेरिका, बरतानिया और चीन के बाद भारतीय इदारे सबसे ज़्यादा हैं। IIT दिल्ली ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में 123वीं पोजीशन हासिल करते हुए अब तक का बेहतरीन मुजाहरा किया है। पिछले साल के मुकाबले इस साल IIT दिल्ली की रैंकिंग में 27 मकामात का उछाल आया है और पहली बार इंस्टीट्यूट को दुनिया की टॉप 125 यूनिवर्सिटियों में शामिल किया गया है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में 3 भारतीय इदारों को टॉप 200 में जगह दी गई है, जबकि IIT दिल्ली बेहतरीन भारतीय इदारा बन गया है। IIT बम्बई दर्जाबंदी में 129वें और IIT मद्रास 180वें नंबर पर आ गया है। IIT मद्रास को पहली बार दुनिया के टॉप 200 इदारों में शामिल किया गया है। दुनिया की टॉप 500 यूनिवर्सिटियों में शामिल दीगर भारतीय इदारों में IIT खड़गपुर 215वें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु 219वें, IIT कानपुर 222वें, दिल्ली यूनिवर्सिटी 328वें और अन्ना यूनिवर्सिटी 465वें नंबर पर हैं। भारतीय इदारों ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में अब तक की बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और पहली बार 54 भारतीय इदारों को रैंकिंग में जगह मिली है। वज़ीर आज़म ने इस पर खुशी का इजहार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा,
QS ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ 2026 ہمارے تعلیمی شعبے کے لیے بہت اچھی خبر لے کر آئی ہے۔ ہماری حکومت بھارت کے نوجوانوں کے فائدے کے لیے تحقیق اور اختراعی ماحولیاتی نظام کو آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ ثقافت و سیاحت کے مرکزی وزیر گجیندر سنگھ شیخاوت نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں سیاحت کے اچھے دن جلد لوٹیں گے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 2-3 برسوں میں وادی میں جس طرح سیاحت کو فروغ ملا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کشمیر معمول پر آ رہا ہے۔ جناب شیخاوت نے کہا کہ آرٹیکل 370 ہٹائے جانے کے بعد سے سیاحوں کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ آئندہ 1 ماہ میں وادی میں وہی سیاحتی سرگرمی دوبارہ دیکھنے کو ملے گی۔ واپس اچھے دن لوٹیں گے کیونکہ ٹورزم کے نے جس طرح سے پچھلے 2-3 سال میں جس طرح کا اچھال دیکھا تھا، کشمیر میں شانتی بحال ہونے کے بعد میں، کشمیر کے دھارا 370 ہٹنے کے بعد میں جس طرح کی پرستھتیاں یہاں بنی تھی، کروڑوں کی سنکھیا میں ٹورسٹ یہاں آ رہا تھا، اس پر نشچت اس کے بکارن سے ویرام لگا ہے، لیکن پچھلے 2 مہینے میں واپس 1.5 مہینے میں جس طرح سے ریکوری ہوئی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اگلے 1 مہینے میں واپس پرانی پرستھتیاں لوٹیں گی، اور اب کی بار دسمبر تک آتے آتے ہم سب لوگ مل کر کے راجیہ کی سرکار بھی اور دیش کی سرکار بھی اس کے لیے پریاس کر رہے ہیں۔ کل مانیہ مکھیہ منتری جی سے بھی اس پر وستار سے چرچا ہوئی ہے، اور راجیہ سرکار کے ہر انیشیٹو میں بھارت سرکار اس کا سہیوگ کرے۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری جنگ 7ویں روز بھی رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ آج ایرانی میزائلوں نے اسرائیلی شہر بیر شبیب میں ایک اسپتال کو نشانہ بنایا، جبکہ اسرائیل نے کھونڈب اور نجران میں ایران کے جوہری تنصیبات پر حملہ کیا۔ اسرائیلی ایمرجنسی سروسز کے مطابق حملوں میں 5 افراد شدید زخمی ہوئے ہیں، جبکہ درجنوں دیگر کو 3 مختلف مقامات سے اسپتالوں میں داخل کرایا گیا ہے۔ وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ تہران میں بیٹھے تاناشاہوں کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ایران کے پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ان کا ہدف اسپتال کے قریب واقع اسرائیلی ملٹری اور انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر تھا۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایرانی حملہ قندوب کے ہیوی واٹر پلانٹ کے قریب ہوا، جس کی IAEA نے بھی تصدیق کر دی ہے۔ تاہم ریڈیولوجیکل اثرات کی کوئی رپورٹ نہیں ہے۔ ایران میں اعلیٰ عسکری قیادت کو 1 ہفتے کے دوران شدید نقصان پہنچا ہے، جبکہ اسرائیلی حملوں میں سینکڑوں افراد مارے گئے۔ ایران کی جوابی کارروائی میں اسرائیل میں کم از کم 2 درجن شہری مارے گئے ہیں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے خبردار کیا کہ اگر امریکہ براہ راست تنازع میں ملوث ہوتا ہے تو ایران کے پاس تمام فوجی آپشن موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مشورہ ہے کہ امریکہ خاموشی سے کھڑا رہے۔ ایران کے خلاف حملے پر ایرانی وزارت خارجہ نے اقوام متحدہ کے جوہری ادارے کے سربراہ رافیل گروسی کو بھی غیر منصفانہ جنگ کا حصہ قرار دیا۔ دریں اثنا امریکہ نے اسرائیل میں اپنی سفارت خانے کے عملے کو محفوظ جگہ پر رہنے کی ہدایت کی ہے، اور وہ نجی امریکی شہریوں کے محفوظ انخلاء کی تیاری کر رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کے رہبر اعلیٰ کو آسان ہدف قرار دینے اور الٹیمیٹم دینے پر ایران نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مشن نے واضح کیا ہے کہ ملک دباؤ میں آ کر نہ تو مذاکرات کرے گا اور نہ ہی کسی امن تجویز کو قبول کرے گا۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مشن نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک بیان جاری کیا اور کہا کہ ٹرمپ کے جھوٹ سے زیادہ شرمناک ان کا بزدلانہ بیان ہے کہ وہ ایران کے سپریم لیڈر کو ٹیک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کی وجہ سے پیدا ہونے والی بحرانی صورتحال کے پیش نظر حکومت ہند ایران میں مقیم بھارتی شہریوں کی حفاظت کے لیے آپریشن سندھو چلا رہی ہے۔ اس آپریشن کے تحت ایران میں پھنسے ہوئے بھارتی طلبہ واپس کو لایا جا رہا ہے۔ جموں کشمیر کے 90 طلبہ سمیت 110 بھارتیوں کو آج لایا گیا ہے۔ طلبہ نے ایران اور آرمینیا میں بھارتی مشنوں کی سخت نگرانی میں آرمینیا کے دارالحکومت یریون تک سڑک کے راستے مشکل سفر کیا۔ 18 جون کو تمام طلبہ بچاؤ آپریشن کے حصے کے طور پر انڈیگو کی پرواز 6E9487 میں سوار ہوئے۔ ایران سے دہلی آنے والے طلباء نے حکومت ہند اور وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا ہے۔
حکومت ہند نے انخلا کے اس کامیاب عمل کے لیے ایران اور آرمینیا کی حکومتوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ہندوستان میں وزارت خارجہ نے دہلی میں 24 گھنٹے 7 دن کام کرنے والا کنٹرول روم قائم کیا ہے اور تہران میں بھارتی سفارت خانے نے ایمرجنسی ہیلپ لائنز کے ذریعے ایران میں مقیم بھارتیوں سے رابطہ قائم رکھنے کی اپیل کی ہے۔ آپریشن سندھو کے تحت بھارتی حکومت نے اسرائیل ایران جنگ کی وجہ سے ایران میں پھنسے ہوئے سینکڑوں طلباء کو آرمینیا کے راستے واپس لائے ہیں۔ وطن واپس آنے پر خوش طالب علموں نے بھارتی حکومت اور وزارت خارجہ کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ڈی ڈی نیوز کے نمائندے ٹپس بھٹاچاریہ نے گھر واپس آنے والے طلباء سے خصوصی بات چیت کی۔ 110 بھارتی ناگرکوں کو ایران سے نکالا گیا۔ میرے ساتھ کچھ ناگرک یہاں پہ ہیں جو آج آئے ہیں۔ ہمیں خود بھی نہیں یقین تھا کہ ایسا کچھ ہونے والا ہوگا، کیونکہ ہم all of a sudden we got a message that you will be relocated tomorrow. ہمیں پہلے ریلوکیٹ کیا گیا to the Armenia, and from there within just 24 hours we were evacuated to India, and it felt like immensely grateful. We are very humbled and very grateful to the government. بہت ریسپیکٹ کیا ہمیں جھنڈے کی وجہ سے، ایون کہ ہمیں اسکارٹ کیا گیا تھا پولیس نے برابر سٹی تک، فرام بارڈر ٹو دا سٹی۔ بہت اچھا لگا، ایون کہ ایمبیسی نے بہت کوآپریٹ کیا، بہت انتظام رکھے تھے ہمارے لیے، نہ ہی کوئی مشکل ہوئی تھی نہ کچھ، اور ہم بہت ہی شکریہ کرتے ہیں انڈین گورنمنٹ کا اور ایمبیسی کا اور انڈیا کے لوگوں کا بھی۔ بہت بہت شکریہ۔ ہم سے بات کریں کہ یہ تھے بھارتی نیشنلز جو ایران سے آئے اور بتا رہے تھے کہ کیا ان پہ آپ بیتی ہوئی دقتیں تھیں، لیکن وہ کامیاب رہے ایران سے آرمینیا اور پھر آرمینیا سے بھارت میں آنے میں۔ کیا بولتے نوین کے ساتھ میں تاپش بھٹاچاریہ، دوردرشن سماچار، دہلی۔ مرکزی وزیر اشونی ویشنو روس کے دورے پر ہیں۔ اس دوران انہوں نے 28ویں سینٹ پیٹرزبرگ انٹرنیشنل اکنامک فورم میں شرکت کی۔ مرکزی وزیر نے دی فیوچر آف اے آئی اینڈ گلوبل ٹیکنالوجی ایٹ دا فرنٹ آف گلوبل ٹیکنالوجی کمپٹیشن سیشن میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اپنے خطاب میں اشونی ویشنو نے مصنوعی ذہانت کو جمہوری بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے بھارت کے اے آئی مشن کے پیچھے بصیرت انگیز سوچ اور اصولوں کے ساتھ ساتھ ملک کے اے آئی ٹیلنٹ کو عالمی سطح پر قابل بنانے کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کا خاکہ پیش کیا۔ اشونی ویشنو نے کہا کہ بھارت کا مقصد اے آئی کو صرف چند لوگوں تک محدود رکھنے کے بجائے عام لوگوں اور صنعتوں کی وسیع رسائی تک پہنچانا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ حکومت بھارت کو اے آئی میں عالمی قیادت دینے کے لیے ایک جامع اور ذمہ دار فریم ورک بنا رہی ہے۔ دلی میں غیر قانونی طور پر مقیم بنگلہ دیشی شہریوں کے خلاف دہلی پولیس کی کارروائی جاری ہے۔ اس معاملے میں جنوبی مغربی ضلع پولیس نے ایسے غیر قانونی بنگلہ دیشیوں کی نشاندہی کی ہے اور انہیں ان کے ملک واپس بھیجنے کے عمل کو تیز کر دیا ہے۔ اس سمت میں پورے ضلع میں خصوصی مہم اور مشترکہ معائنہ کیا جا رہا ہے۔ مقامی تھانوں اور اسپیشل یونٹس کے افسران کی ٹیمیں تعینات کر کے مکمل چھان بین اور خفیہ معلومات کی بنیاد پر کارروائی کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں دلی کے جنوب مغربی ضلع کی ایڈیشنل ڈی سی پی ایشوریہ سنگھ نے بتایا کہ 17 غیر قانونی بنگلہ دیشی شہریوں کو حراست میں لیا گیا ہے، جن سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ یہ لوگ جنگلاتی راستوں اور ایکسپریس ٹرینوں کے ذریعے بھارت آئے تھے اور یہاں غیر قانونی طور پر رہ رہے تھے۔ دکشن پشچمی ضلع نے 17 انلیگل بنگلہ دیشی امیگرینٹس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے اور ان کا ڈیپورٹیشن پروسیس بگن کر دیا گیا ہے۔ اس کو ایف آر آر او کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اس میں مہتوپورن یوگدان رہا ہے پولیس اسٹیشن وسنت کنڈ ساؤتھ کا۔ مائیگرینٹس انڈیا آئے تھے تھرو انلیگل جنگل روٹس اور اب ان کو ڈیٹین کیا ہے پی ایس مہندر باغ میں ڈیپورٹیشن کے لیے ایف آر آر او دوارا۔ ٹیکنالوجی اور موبائل پر منحصر ہوتی جا رہی آج کی نسل کے لیے یوگ ایک نئی راہ لے کر سامنے آیا ہے۔ شہر میں منعقد ہونے والے مختلف یوگا کیمپوں اور کلاسوں میں 5 سال کے بچوں سے لے کر بزرگ شہریوں تک
पूरी लगन और जोश के साथ योग सीख रहे हैं। ये मंजर न सिर्फ मुतासिर कुन है बल्कि ये इस बात का इशारा भी देता है कि भारतीय माशरे में योग अपने असल मकाम पर वापस आ रहा है। इसी सिलसिले में राजस्थान के बीकानेर में भी मुख्तलिफ योग कैंपों का इनेकाद किया जा रहा है। योग इंस्ट्रक्टर हतिंदर मारवन ने कहा कि बाकायदगी से योग करने से हाई ब्लड प्रेशर, ज़ियाबतीस, मोटापा, माइग्रेन, बेख्वाबी जैसी बीमारियों से काफ़ी हद तक राहत मिलती है। आज के समय में देखा जाए तो जितनी भी अपने बीमारियां हैं या जो भी अपने रहन सहन है, जो भी अपने अभी सिस्टम जो है सारा बिगड़ा हुआ है, तो इन सारे सिस्टम को सुधारने के लिए योग उसके अंदर सर्वोपरि माना जा रहा है। क्योंकि जब तक अपना स्वास्थ्य है तभी अपन सही ढंग से जीवन यापन कर पाएंगे। तो इस जीवनचर्या को बनाए रखने के लिए और इसको और आगे सुदृढ़ प्रकार से कैसे अपन उसको बना सकते हैं, उसके लिए योग एक सर्वोपरि, इसको आप चाहे क्रिया मान लीजिए, प्रक्रिया मान लीजिए, ये रिसर्च का भी पार्ट है। तो इसलिए योग ऐसी चीज़ कि आज के समय में हर कोई इसको अपनाना चाहता है। और योग के साथ साथ यहाँ नेचुरोपैथी का कार्यक्रम भी रहता है। उनको जल नीति वगैरह है या जो भी अपने नेचर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनसे भी हम उनको ट्रीटमेंट करने का प्रयास करते हैं। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में अपने रहायशी कॉम्प्लेक्स में योगा की मश्क की। इस मौके पर वज़ीर आला ऑफिस के अफसरान और मुलाजमीन ने उनके साथ योग भी किया। योग मश्क के बाद वज़ीर आला ने रियासत के लोगों से योग को अपने रोज़मर्रा के मामूलात का लाजमी हिस्सा बनाने पर जोर दिया। वज़ीर आला ने कहा कि योग सिर्फ जिस्मानी सरगर्मियों की मश्क नहीं है बल्कि ये खुद की अक्कासी, अंदरूनी सुकून और खुद शनासी का अमल है। ये मश्क जहन को मुस्तहकम करती है और शऊर की गहराइयों तक पहुँचने की राह हमवार करती है। उन्होंने कहा कि ये वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूरअंदेशी थी जिनकी कोशिशों से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 2014 में 21 जून को बैनुल-अक़वामी योग डे के तौर पर मनाने का ऐलान किया, जिसकी 177 ममालिक ने हिमायत की। जन जन के समर्पण से, सभी योग साधकों के समर्पण से, उनकी अनवरत रूप से योग को जन जन का योग बनाने के कारण, उनकी दृढ़ता के कारण आज ये एक वैश्विक आंदोलन बन गया है। आज भारत ही नहीं, विदेशों में भी योग की ख्याति बढ़ रही है और भारतीय पद्धतियों की महत्ता और वैज्ञानिकता सिद्ध हो रही है। हम निरंतर इस दिशा में काम कर रहे हैं कि देवभूमि उत्तराखंड सनातन संस्कृति की वैश्विक राजधानी बने। खुसूसी तहकीकाती टीम ने उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान होने वाले तशद्दुद के मामले में 1100 सफ़हात की चार्जशीट दाखिल की है। चंदौसी के MP MLA कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट में समाजवादी पार्टी के MP ज़ियाउर रहमान बर्क, जामा मस्जिद सदर जफर अली और 21 दीगर को मुलजिम बनाया गया है। इस तशद्दुद में 4 अफराद हलाक और 29 पुलिस अहलकार जख्मी हुए थे। संभल के पुलिस सुपरिंटेंडेंट कृष्णा बिश्नोई ने कहा कि इस केस की समाअत जल्द ही शुरू हो जाएगी और मुजरिमों को जल्द से जल्द सजा देने को यकीनी बनाने के लिए तेजी से कार्रवाई की जाएगी। चार्जशीट है वो दाखिल की जा चुकी है। उनमें सबसे महत्वपूर्ण 335/24 जो उस दिन हुई हिंसा की कंस्पिरेसी के बारे में लिखी गई थी। उस अभियोग में कल ज़ियाउर रहमान बर्क जो कि यहाँ के सांसद हैं उनको चार्जशीट किया गया है। इसके साथ में 23 अन्य लोग को गिरफ्तार करके इस केस में ऑलरेडी जेल भेजा जा चुका है। अन्य मुकदमे ट्रायल की स्टेज पर आ चुके हैं। उन सभी के अंदर पुलिस के द्वारा प्रभावी पैरवी करके सजा कराई जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से नकदी मिलने के इल्जामात की तहकीक से मुताल्लिक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में जले हुए नोटों की गड्डी की बरामदगी की तस्दीक की है। कमेटी ने जस्टिस वर्मा की तरफ से अपने दिफा में पेश किए गए दलाइल को भी काबिल कबूल नहीं समझा। कमेटी ने कहा है कि कमेटी का ख्याल है कि 30 तुगलक क्रिसेंट नई दिल्ली के स्टोर रूम में नकदी पाई गई थी जो सरकारी तौर पर जस्टिस वर्मा की रहायशगाह थी। स्टोर रूम जस्टिस वर्मा और उनके अहल खाना के कंट्रोल में था। ये साबित हुआ है कि जली हुई नकदी 15 मार्च 2025 की सुबह
30 तोलक क्रिसेंट के स्टोर रूम से ही निकाली गई थी। शवाहिद को मद्देनजर रखते हुए कमेटी का मानना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के 22 मार्च 2025 के खत में लगाए गए इल्जामात में वाफर सबूत मिले हैं और इतना संगीन अमल है कि हाल में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस वर्मा की बरतरफी के लिए कार्रवाई शुरू करने की ज़रूरत है। फिल्म अदाकार डिनू मौर्य 65 करोड़ रुपए के मुबैना मीठी नदी सफाई बदउनवानी से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात के सिलसिले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने पेश हुए। इससे पहले 12 जून को डिनू मौर्य से इस मामले में ईडी ने पूछगछ की थी। इस मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने 6 जून को बांद्रा वेस्ट में डिनू मौर्य की रिहाइशगाह समेत 15 मकामात पर छापे मारे थे। EOW ने इस घोटाले में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में म्युनिसिपल अफसरान और ठेकेदारों समेत 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मीठी नदी मुंबई से होकर बहती है और बहिरे अरब में जाकर मिल जाती है। पंचायती राज की वजारत ने एक मुफाहमतनामों के जरिए इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत के तहत कौमी ज़ुबान तर्जुमा मिशन भाषणी के साथ एक अहम मुआहिदा किया है। इसका मकसद पंचायती राज गवर्नेंस में ज़्यादा जामियत और बेहतर रसाई के लिए जदीद मसनूई ज़हानत से चलने वाली ज़ुबान की टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करना है। नई दिल्ली में मुनक़िद एक प्रोग्राम में पंचायती राज के मरकज़ी वज़ीर ममलिकत प्रोफेसर SP सिंह बघेल समेत सीनियर अफसरान ने शिरकत की। ये पहल पंचायती राज की वजारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में कसीर लिसानी रसाई को फ़रोग़ के लिए एक स्ट्रेटेजिक ताउन है जो जदीद तर्जुमे की टेक्नोलॉजी के जरिए पंचायती राज के इक़दामात, प्रोग्रामों, मकालमों और बराह रास्त नशर प्रोग्रामों में वसीतर अवामी शिरकत को यकीनी बनाएगी। त्रिस्तरीय पंचायत, ग्राम सभा, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के द्वारा जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आएगा वो सब 22 भाषाओं में वो समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं, जिससे भाषा की जो एक बैरियर होता है। मैंने आज बड़ी बात कही है कि इसके द्वारा भाषाई हीन भावना और सुपरिटी कॉम्प्लेक्स और इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स दोनों में कमी आएगी। भाषा को लेकर के झगड़े होते हैं उनमें कमी आएगी। गुजरात में गुज़श्ता 24 घंटों से बारिश जारी है, जिसमें सौराष्ट्र और जनूब गुजरात में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। सबसे ज़्यादा 9.8 इंच बारिश डांग के आहुआ में दर्ज की गई है। 8 मकामात पर 4 इंच से ज़्यादा बारिश हुई है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 5 दिनों तक रियासत में औसत से ज़्यादा बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात ने भरूच, सूरत, डांग, तापी, वलसाड़, नौसारी, दमन, दादर और नागर हवेली, पोरबंदर, जूनागढ़, गर सोमनाथ, अमरेली और भावनगर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा अहमदाबाद, गांधीनगर समेत शुमाल और सौराष्ट्र में तेज़ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड में मानसून की जोरदार एंट्री हुई है और गुज़श्ता 3 दिन से रियासत में बारिश जारी है। रांची समेत कई अजला में मूसलाधार बारिश अभी भी जारी है। आज मूसलाधार बारिश के मद्देनज़र रांची, बोकारो, हजारीबाग और कोडरमा समेत कई अजला में स्कूल भी बंद हैं। महकमा मौसमियात ने बारिश के हवाले से रेड अलर्ट जारी किया है और लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। नशेबी इलाकों से भी लोगों को हटाने की हिदायत दी गई है। रियासत की कई नदियां और नाले तोगयानी पर हैं और सड़क पर पानी जमा होने से मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। कई नदियों पर बने पुल के भी बहने की खबर आ रही है। इसी के साथ खबरनामा अपने अख्तिताम को पहुंचा। इजाज़त दीजिए। आदाब। हुकूमत